के तो विषय खास से आज हमारे मेहमान हैं खालिद इस्लाम साहब, साबका चेयरमैन PCSIR और इसके अलावा बहुत अहम पोजीशंस पर तैनात रहे और अपने प्रोजेक्ट्स में बड़े मसरूफ नजर आते हैं। हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे। खालिद साहब प्लीज बताइए कुछ अपने बचपन के बारे में, अपनी स्कूलिंग। स्कूल जो है जी, कुछ लाहौर में शुरुआत हुई। गढ़ी शाह लाहौर से प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का। वहां से एक क्लास पढ़ के फिर शालीमार गार्डन के करीब एक स्कूल था, वहां पे दूसरी जमात पढ़ी। तीसरी, चौथी और पांचवी कराची में जाके वालिद साहब की पोस्टिंग के साथ साथ तालीम भी पोस्ट होती जा रही थी। फिर वापस छठी, सातवीं, आठवीं मियां इकबाल हुसैन हाई स्कूल, वन ऑफ द फेमस स्कूल इन लाहौर। वहां से कॉलेज है, FSC किया। सिविल लाइन से BSc का एग्जाम पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी की, फिजिक्स मैथमेटिक्स की डिग्री। और उसके बाद मास्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में करूं, लेकिन कुछ जानने वाले रिकमेंड कर रहे थे कि साहिवाल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है कि फिजिक्स के लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी के 9 गोल्ड मेडल लगातार साहिवाल कॉलेज में वहाँ के स्टूडेंट्स को मिल रहे थे। और यही सोचते हुए आखिरकार कामयाबी मिल गई और वहाँ पे दाखिला ले लिया। शुमिया किस्मत, तीसरा सेमेस्टर टॉप किया। सेमेस्टर में बहुत ज्यादा मेहनत की और 1 नंबर से गोल्ड मेडल इसलिए रह गया कि साहिवाल कॉलेज जो पहले के बहुत सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था, वो मुल्तान यूनिवर्सिटी के साथ, मुल्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के नंबर 1-2 मुझसे ज्यादा होने की वजह से उनको गोल्ड मेडल चला गया। ये तो कसर कोई नहीं छोड़ी थी। एनीवे, इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पहलू ये निकला कि व्हाइल आई वाज कंप्लीटिंग माय 3rd सेमेस्टर, हार्डली उसका भी रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मैंने अप्लाई किया। इंटरव्यू कॉल आ गई। मैं स्पेशली लाहौर आया इंटरव्यू के लिए साहिवाल से। और फिर मजा ये आया कि जो सवाल पूछते थे उससे आगे 2 सवाल मैं उनके लिए छोड़ देता था। और जब मैं कंप्लीट कर चुका तो मुझे कहने लगे कि अगर आपको हम पाकिस्तान में किसी जगह भी मुलाजमत दें तो आप आ जाएंगे, ज्वाइन करना चाहें आप साइंटिस्ट के तौर पे। मैं कहा पाकिस्तान तो अपना ही है ना। एनीवे, मैंने उनकी ऑफर ले ली और अभी मेरा 4th सेमेस्टर का आखिरी पेपर था, तो मुझे इतला आई कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है ना ज्वाइन करने के लिए आया। पहुंच चुका है, घर से टेलीफोन आया, तो मैं बड़ा खुश हो के वापस आया वीकेंड पे, लेटर ला के अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कि फिजिक्स के थे गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, उनको दिखाया। कहते ये कैसे मुमकिन है, अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया। मैं कहा जी आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो देना मुझे, बाद में देखी जाएगी। खैर वो उन्होंने छुट्टी वाले दिन मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया। मैंने वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया और पकड़ी गाड़ी, ट्रेन। बड़े भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ होली कराची मैंने PCSIR को ज्वाइन किया 17 जुलाई 1979 को। यहाँ पे एक नई शुरुआत थी। फिजिक्स में मेरा ये डिग्री थी और फिजिक्स के अप्लाइड रिसर्च सेंटर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने हेड थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा जी आप क्या काम करना चाहते हैं, आप अपना टॉपिक रिसर्च का तजवीज़ कीजिएगा, हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी मुझे तो स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी के लिए, जो कि इस्लामाबाद में है, नेशनल फिजिकल एंड स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी, उसके लिए अपॉइंटमेंट मिली है और आपके यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि जाके कुछ सीखें, ट्रेनिंग करें और जो भी मुमकिन है आप सीख के और इस्लामाबाद आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। 1 माह तो जैसे तैसे गुजर गया, तो दूसरे माह जब मुझे चेक मिला तो मैंने जमा करा दिया। और उसके बाद जब मैंने सैलरी निकालने के लिए अपना चेक लिखा तो उस वक्त 1980 की बजाय 90 लिखने का मतलब ये था, बैंक जो है ना, नेशनल बैंक की ब्रांच हमारे PCSIR कराची लैब्स के अंदर ही है, तो उन्होंने मैनेजर के पास जाके मुझे बुलाया। कहने लगे कि ये देखें इनका चेक, ये 10 साल आगे की तारीख लिखी है इन्होंने, तो इन पे इसी इदारे में पहुंचेंगे। ये वो लोग करते रहे हैं जिनको हमने आज तक चेयरमैन देखा है, और ये साइंसदान निकलेगा बंदा, इस तरीके से ना कह के ना, तो उन्होंने कहा जी इसको जरा 1980 कर दें। और वो चेक जो है मुझे कैश मिल गया। एक स्पेशल ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया गया वहाँ पे। A300 बसेस
उन दिनों में इंपोर्ट हुई थी, खरीदी गई थी, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन हो रही थी। कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट जो वेरीफाई किया जा रहा था, सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीआईए के एवियोनिक्स के ग्रुप ने मिल के काम किया और हमें वहाँ पे कैलिब्रेशन स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर स्पेसिफिक उनकी लैब है, वहाँ पे ड्यूटी दी कि आप सीखें भी और मिलके साथ भी बताएं। 6 माह पूरे हो गए। उसके बाद फिर नेशनल फिजिकल एंड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी H9 में वहाँ पे हमें ट्रांसफर किया गया। कैरियर का आगाज था, सिलेक्टिव काम किया एटॉमिक टाइम कीपिंग के बारे में कि पाकिस्तान का एटॉमिक टाइम कीपिंग जो वो जरूरी एक सेक्टर है जो मिसिंग है। उस पर रिसर्च करने के बाद कोई 6 माह के अंदर एक का प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। इस दौरान कुदरतन काफी सारा काम पाइपलाइन में होता चला गया। लोग काम को देख के खुद ब खुद ज्वाइन करते चले गए, एक दो नए फ्रेश लोग भी आ गए और काफी सारी प्रोग्रेस और काफी अचीवमेंट होने के बाद मेरी एक और किस्मत का खेल देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द यंगेस्ट थ्रू आउट द कंट्री के भी 3.25 साल हुए तो मुझे 18 स्केल में सिलेक्शन हो गई बेस्ड ऑन माय रिसर्च वर्क। तो ये रिकॉर्ड सेकंड मेरा रिकॉर्ड बना और फिर काम करते गए और एक के बाद दूसरा काम, फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, बीच में पीएचडी अवार्ड आ गया, पीएचडी अवार्ड के लिए अप्लाई किया। वो स्पेसिफिक पीसीएसआईआर और एनपीएसएल के लिए एक अवार्ड था पीएचडी डिग्री के लिए। अभी मैं सोच ही रहा था कि ये पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए और फिर अपने सीनियर्स से मशवरा किया तो उन्होंने कहा हाँ आपको करना चाहिए, आपको एटॉमिक टाइम कीपिंग के ऊपर ही काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज के मिनिस्टर थे वो उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल जियाद ने इस्लामाबाद में वो मीटिंग कंडक्ट की और उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज को चार्टर बनाया गया, प्रोजेक्ट्स बनाए गए और हमें तमाम जितने भी इस्लामाबाद के R&D ऑर्गेनाइजेशन थी उनको कहा गया जी आप एग्जीबिशन जो है ना अपने अपने अदारे से मतलब लगाएं। तो चूंकि मैं नेशनल फिजिकल एंड स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी में था, वेट्स एंड मैयर के लैब में, तो हमने भी एक छोटा सा वहाँ पे एग्जीबिशन लगाया जिसका मैं ही वहाँ पे कंडक्ट कर रहा था। प्रेसिडेंट पाकिस्तान उस वक्त हर स्टॉल पे जा रहे थे और जब उन्होंने वेट्स एंड मैयर को देखा, स्टैंडर्ड मीटर और स्टैंडर्ड वेट्स, सो मेनी थिंग्स, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्पी ली और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में साइंटिफिक पुटिंग्स के ऊपर टाइम को भी कर दिया जाए। तो मुझे तो सारा पता था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टाइम की, तो मैंने फौरी तौर पे कहा यू मीन सर एटॉमिक टाइम? कहते व्हाट इज दैट? मैंने कहा जी ये इस तरीके से एटॉमिक पुटिंग्स होती हैं, एटॉमिक ऑसिलेटर सीजियम का या रुबिडियम का होता है, उससे सेकंड की टिक जनरेट होती है, फिर उसको लॉक करके फिर पूरे नेशनल वाइड वो टाइम डिसेमिनेट किया जाता और उसकी यूटिलिटीज आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। तो बड़े मुस्कुराए, तो कहने लगे मैं चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैं कहा जी वो हो जाएगा, उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट का कोई इतना इशू नहीं है। वो तो हम एडवाइस कर सकते हैं पीटीवी को भी, रेडियो पाकिस्तान को भी। ये कह के बस ये मैं देखना चाहता हूँ, ये कह के एडीसी रुक गए और वो अगले साल पे चले गए। उन्होंने एडीसी ने 2-3 क्वेश्चन किए, उनको मैंने कहा कि ये तरीका है। पीटीवी वाले भी आगे, रेडियो वाले भी, उनको बताया कि आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है ना आज से अनाउंस करना शुरू करें, इसका ये मायना है, स्टैंडर्ड टाइम का ये मायना है। और ये स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसमें 10 मिली सेकेंड से लेके 100 मिली सेकेंड तक आपस में कुछ कंसिस्टेंसी रहे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, हर सेकंड जो है विद इन उस लिमिट के अंदर हो, तो वो स्टैंडर्ड टाइम है। तो पीटीवी ने और उन्होंने उस दिन से वो स्टैंडर्ड टाइम अनाउंस करना शुरू कर दिया। दैट वाज ग्रेट इम्प्रूवमेंट फॉर, आप देखा जाए तो सोशल इम्पैक्ट उसका था। और चूंकि ये लाइबिलिटी थी नेशनल फिजिकल एंड स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की, यानी कि हमारी, और कह दीजिएगा मेरा डीजी जो पीछे खड़े थे डॉक्टर MM कुरैशी, डॉक्टर MM कुरैशी वाज वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी, फिजिक्स में पीएचडी, 5 भाई, पांचों ने पीएचडी किया, गुजरात से थे, ये गुजरात हमारा शहर है। वो पांचों भाई पीएचडी इन फिजिक्स और ये डीएस थे, डॉक्टरेट ऑफ साइंस किया था। यानी कि पाकिस्तान में एक ही वाहिद बंदा था जिसने डॉक्टरेट ऑफ साइंस इन फिजिक्स किया था, और दूसरे थे डॉक्टर MK भट्टी
जो केमिस्ट्री में जिन्होंने डीएस किया था, ये दो डिस्टिंक्ट आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी थी जो आउटस्टैंडिंग थी, जिनको हम कह सकते हैं कि ये साइंसदान थे। हम तो बस सीखने वालों में से थे इन दिनों में। वो मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने मुझे ऐसे कंधे में हाथ रखा, आपने पता है क्या कमिट कर लिया है? मैं कहा सर मुझे पता है मैंने क्या कहा है। तो पर अब आप जो है ना तैयारी पकड़ लो और इसमें रात दिन एक लगाना है, और जो जहां से भी सीखना है सीखो। मैं बड़ा परेशान, लेकिन मैं अंदर से खुश भी था। मेरे दूसरे साथी कहते हैं ये क्या आपने कर लिया? मैं कहा यार मर्द ही लेते हैं ना, चैलेंज चैलेंज लिया है, इसको पूरा करना है। वो बड़े मतलब है कि कुछ हुटिंग भी कर रहे थे, कोई खुश भी थे, कोई मिले जुले तासर। हाँ, जब मीटिंग खत्म हो गई तो मुझे एक खत आया हमारे डायरेक्टर जनरल को कि ये बात इस दिन हुई थी और इसको हम एक्टिविटी को पूरा करना चाहते हैं, और दिस इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त की जितने भी मिनिस्टर्स थे उसमें एक एजेंडा पॉइंट बनाया गया कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को अनाउंस किया जाएगा और साइंटिफिक फुटिंग पे किया जाएगा। अब ये ज़हन में रखते हुए कुछ दिनों के बाद मेरा इंटरव्यू था ब्रिटिश काउंसिल की टीम, मिनिस्ट्री एजुकेशन में, एक बड़ा सा हॉल जिसमें कितने ही ज्यादा प्रोफेसर और मिनिस्ट्री के बंदे और 3 गोरे इंग्लिश वहां की गवर्नमेंट के बंदे। जाहिर है 1-2 एक्सपर्ट होंगे, 1-2 जो सैंक्शन देने आए होंगे कि नॉमिनेट करने, इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे पहला सवाल मेरी बारी पे अंदर दाखिल होते ही कहने लगे कि आपको पता है कि फॉकलैंड की जो जंग हुई थी ब्रिटानिया की, उसमें जो शिप हमारा ब्रिटानिया का डूब गया था उसका नाम क्या है? मैंने कहा ये देखे, मैंने अप्लाई किस चीज में किया है? मेरा तो फिजिक्स का फील्ड है और मैंने एटॉमिक टाइम उसमें स्पेसिफिक किया है। आप मुझे इररेलेवेंट क्वेश्चन तो ना करें। मैं पीएचडी नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे सोशल साइंसेस के बारे में नहीं इंटरव्यू देना, मुझे साइंस का इंटरव्यू ले। वो एक तो वो थोड़ा सा ना रेड हॉट चेहरा हो गया और लाल कान हो गए उनके ना, कि ये कैसा जवाब मिला है। मैंने कहा जी आई मीन टू से कि मैं इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता हूँ। आप मुझे इंटरव्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं रिग्रेट करूंगा और मैं खामोशी से चला जाऊंगा। मुझे खुर्शीद आलम नाम के मेरा ख्याल सेक्रेटरी जो कहने के बेटा आप थोड़ा इंतजार करें बाहर। मैं खड़ा हो गया, वो 2-3 मिनट के बाद मुझे बुलाया गया। देखिए, गोरा कहने लगे, गोरे साहब कि देखिए आपको ना कोई डिग्री मिलेगी ना कुछ होगा, 1 साल की ट्रेनिंग आपने रिक्वेस्ट की है, हम दे देंगे आपके आपके पीएचडी का हम नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको पीएचडी करवा सकते हैं, स्पॉन्सर करेंगे, फंड करेंगे, रिकमेंड करेंगे, सब कुछ होगा, आपको कोई सर्टिफिकेट तक भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, जो मुझे चाहिए तो मैं अचीव कर चुका हूँ, जो पीएचडी को मिलता है। एनीवे, मुझे आप ये ट्रेनिंग दें, क्यों आप लेना चाहते हैं ट्रेनिंग? मैंने कहा जी हम तो सोच रहे हैं कि 12-13 डेसिमल तक सेकंड को हम करेक्ट कर लें टाइम को, और ये छोटे छोटे सिंगापुर, ताइवान, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये तो 12-13 को ऑलरेडी अचीव कर चुके हुए हैं। अगर वो अचीव कर सकते हैं छोटे छोटे मुल्क, तो हम सोच भी नहीं सकते। इतना भी हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में राइट नहीं है कि हम जाके आप जैसे इतने डेवलप्ड कंट्री और इतनी बड़ी लेबोरेटरी में जाके थोड़ा सा सीख लेके होता क्या है। मुस्कुरा पड़ा गोरा, कहने का ठीक है, आपको ना हम इंटरव्यू के लिए स्पेशल एक वहां से साइंटिस्ट को इनवाइट करेंगे, जो आएगा इसी काम के लिए, आपको इंटरव्यू करेगा, अगर वो रिकमेंड करेगा तो ठीक है, आपको हम 1 साल के लिए स्पॉन्सर करेंगे और स्पेशल स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है जी। वो 15 दिन के बाद ना मुझे ब्रिटिश काउंसिल से कॉल आई, खालिद इस्लाम, मैं कहा जी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के एक साइंसदान है, वो आपको इंटरव्यू करेंगे, परसों आपने 10 बजे पहुंचने और आपका इंटरव्यू तकरीबन 10-12 मिनट का होगा। ठीक है, तो टाइम पे मैं 10-15 मिनट पहले चला गया। उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया, जे मैक्स स्टील आए, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मैं उनके पहले ही बारे में पढ़ चुका हुआ था। जब मुझे पता चला कि ये साहब आ रहे हैं, वो इतना बिग साइंटिस्ट था कि अपने कंट्री के लिए एटॉमिक टाइम कीपिंग कर रहा था, और ना सिर्फ अपने कंट्री के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ टेली कम्युनिकेशन का चेयरमैन भी था। यानी कि तमाम मुल्कों में जो कम्युनिकेशन हो रही है
उसमें वो चेयर कर रहा था और टाइम एंड फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करता था, स्टैंडर्डाइज करता था। तो मेरे लिए तो ये बड़ी सादत की बात थी कि इतना बड़ा एक्सपर्ट ये मुझे इंटरव्यू कर रहा है, शायद मैं पास भी हो जाऊँ। फिर मुझे अपना ब्रीफ केस खोला और एक कागज सामने रख दिया और अपना कलम जो है ना मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा मेरे पास है। मैंने कहा कि ये तो कागज बहुत कम है जितना बड़ा मैं लिखता हूँ। वो हंस पड़ा ना। उसने एक पैड सामने रख दिया मेरे, कहना आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, इस एटॉमिक टाइम के बारे में जो जो आप जानते हैं, जो जो करना चाहते हैं वो लिख दें। मैंने आओ देखा ना ताओ। आपको मैं बताऊं कि प्री हैंड मेरे पास कनाडा की जो CCSIR में एटॉमिक टाइम का स्टेटस था, जापान के जो लैब है इंटरनेशनल उसके एटॉमिक टाइम कीपिंग के स्टेटस, अमेरिका का स्टेटस, इटली और फ्रांस का स्टेटस सब मैं स्टडी कर चुका हुआ था। और वो लोग क्या कर रहे थे और इंग्लैंड खासतौर पे क्या कर रहा था ये मेरे सब जेहन में था। और मैंने क्या करना है ये मुझे पता था कि मैंने इनसे भी बेहतर जाके कुछ ना काम शाम करने की तजवीज है मेरे जेहन में। और खाका था थोड़ा सा। अब मैंने जो एक साइड से लिखना शुरू किया ना, कोई 10 मिनट के बाद मुझे कहने लगे आपके 30 सेकंड रह गए। मैंने कहा जी मैं 10 सेकंड और लूंगा। और 10 सेकंड के बाद उसको मैंने 8-10 सफ़े जितने मैंने लिखे थे उसको पकड़ा दिए। वो करता गया है, ऐसे करता जाए ना, पढ़ता जाए अपने खास महसूस अंदाज में। खुश भी हो रहा था, देख भी रहा था। मुझे कहने लगे कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे जानते हैं? कहीं से भी छूट नहीं बनती कि मैं आपको रिजेक्ट करूं। मैं हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, हाईली एंड स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। तो आप तैयारी करें। मैं चला गया इजाजत लेके, बड़ा खुश होके आया। तो DG डायरेक्टर जनरल ने पूछा कैसा हुआ? मैंने कहा जी ये बात हुई है। कहते आपने तो छोड़ा नहीं होगा फिर? मैंने कहा मैंने तो लिखा है बस। तो फिर मैंने कहा उन्होंने हाईली एंड फुली रिकमेंडेड का उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की है। तो कहते फिर मियाँ तैयारी करो। बड़े अच्छे थे हमारे DG साहब। मुझे ये बताइए कि आपकी सक्सेस में मुझे ऐसा लगा कि आपकी अपनी मेहनत शौक का बहुत दखल था, मगर आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व थे? एक तो मैं सिंसियरली अपने मुल्क के साथ ना हर चीज की सैक्रिफिकेशन कर सकता हूँ, करता रहा हूँ, अब भी करूंगा। और यही मेरा एक मोटिव था कि मैं मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करूं। हर कोई यहाँ पे आता है, तनख्वाह लेता है, दिहाड़ी लगाता है और निकल जाता है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि पता चले कि कोई कंट्रीब्यूशन हुई है। फॉरगेट के आपको उसका रिवार्ड मिलता है कि नहीं, लेकिन आपने तो जो सैलरी ली है, अ, जो आपको पे मिल रही है, उसका रिवार्ड दिया है कि नहीं दिया। मैं इसको उलट लेता हूँ कि जिसका आपको पे किया जाता है उसको आप पे बैक कर रहे हैं कि नहीं, रिटर्न दे रहे हैं, डेट जो आपके ऊपर आ रहा है उतार रहे हैं कि नहीं। तो मेरा कोशिश होती रही है कि ज्यादा उतारूं। और ये है कि कंपटीशन कंपटीशन जैसे कि आपने मेरी बातों से भी सुना है कि बहुत सारे मुल्कों को स्टडी करता हूँ, अंदर ही अंदर से सोचता रहा कि हमारे रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज हों तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सोचा भी नहीं जा सकता जो जो हम कर सकते हैं। ये तो उन लोगों के पास बेतहाशा रिसोर्सेज है जिसकी वजह से वो एक लाइन में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस आ जाती है। लेकिन हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रिसोर्सेज ना होने के बावजूद हम कुछ ना कुछ परफॉर्म कर दें तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मोटिवेशन यही है कि एक मुल्क है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आपको जॉब मिली है, आपको रोजगार मिला है, आपको पे हो रहा है, आप इसको पूरा हक के साथ पूरा करें। स्पेशली साइंस की तरफ आपके शौक में आपके पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? थोड़ा सा जरूर जिक्र करूंगा कि बैकग्राउंड में एक मेरे बेदहाल है, एक निनहाल है। जो मेरे दादाबू थे वो ऑडिट एंड अकाउंट्स की फील्ड में थे। लोकल ऑडिट ऑफिसर सियालकोट में काम किया है इन्होंने, डिफेंस का जो ऑडिट होता है। और मेरे फादर भी उसी महकमे में लोकल ऑडिट ऑफिसर के तौर पे अर्ली रिटायरमेंट लेके आ गए थे। और कंट्रीब्यूशन उनकी ये थी कि वो जो ऑफिस का बोर्ड जिसपे नेम प्लेट लगती है इस तारीख से इस तारीख तक ये साहब हैं, उनमें कोई भी साहब 4 माह 3.5 माह से ज्यादा नहीं सरवाइव करते रहे हैं LAO ऑफिस सियालकोट।
तो जो सबसे लंबा पीरियड था जो मैंने बोर्ड में जाके पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था अजीजुद्दीन माय ग्रैंडफादर। 6 माह गुजारे उन्होंने मैक्सिमम पीरियड। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात थी कि 2.5 साल मेरे वालिद साहब ने निकाले। अब चूंकि वो ऑडिट का महकमा है, तो सुनने वाले समझ सकते हैं, जिनको पता है ऑडिट के महकमे में 2.5 साल एक महकमे में गुजारना कितनी सादतमंदी है, कितनी दयानतदारी का काम है। तो जहां तक निहाल है, तो ये बैकग्राउंड में टेक्निकल लोग हैं हम, और टेक्निकल से मतलब ये है कि आप असेस कर सकते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट में 2 वुड के फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर थे। एक था बॉलीवुड, एक हिंदू दिल्ली में, और एक था झंडा एंड सन्स सियालकोट में। ये 2 फैमिलीज थी जो काम कर रही थी, और इस पाए का फर्नीचर बनाते थे कि पता चलता था कि आप उस फर्नीचर के सामने खड़े होके आप कंघा भी कर सकते थे उसकी पॉलिश में। बात थोड़ी सी और बताऊंगा कि ये भी एक कंट्रीब्यूशन शायद हमारी बड़ों की है कि नेशनल असेंबली, सॉरी असेंबली हाल जो पंजाब असेंबली का है, ये सारा वुड वर्क, जितना भी फर्नीचर है, जितनी भी सेटिंग है, इंटीरियर है, ये नाना अबू और उनके फादर का है, परनाना का। और लॉर्ड हाउस, इसका फर्नीचर, जिसकी कुर्सियां में, ये सब इनका है। कायद-ए-आज़म का जनरल ऑफिस जो था पाकिस्तान जनरल, उनका ऑफिस सारा इनका बना हुआ है, झंडा एंड सन्स का। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बकिंगम पैलेस में जो मलका इस्तेमाल कर रही है सारा फर्नीचर ये झंडा एंड सन्स का बना हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वो एक्यूरेसी तो जो है ना, फिर वो पीछे से ही दोनों साइडों से आ गई, क्योंकि मेरी मिसेज जो है वो मेरी कजन है, उनके दादा अबू और मेरे नाना अबू एक ही थे। तो काम में, फिजिकल काम में जजमेंट, इंस्पेक्शन, एक्यूरेसी, डेवलपमेंट जो है ना, वो थोड़ा बहुत गुटी में आया हुआ है। अब इसी चीज को लेके आगे हम चले हैं, और पर्सनालिटी में ये चीजें कैसे डेवलप हुई। फादर भी चूंकि उन्होंने अपने वक्त में एफएससी किया और बीएससी शायद नहीं कर सके थे, तो टेक्निकली वो थोड़ा बहुत काम, साइंस के काम में दिलचस्पी रखते थे। और मेरे अपने चचा मरहूम पीसीएसएआर में साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काफी रिसर्च की। तो कह सकते हैं कि साइंस या टेक्निकल इम्पैक्ट जो हमारी पर्सनालिटी में जीन्स में, जी जीन्स में भी और एनवायरनमेंट में भी है। हाँ, ऐसा भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इतना अचीव किया, आज तक आप काम कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत कुछ करने के शौक होते हैं। आपने तो हर बहुत बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन पीछे मुड़ के देखें तो क्या लगता है कितने कामयाब रहे, कितने वादे खुद से किए, पूरे किए? जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं काम अपनी जात के लिए कर रहा हूँ। काम तो मैं कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें मैं अपॉइंट किया गया हूँ। तो ये डेडिकेशन की वजह से ना आप काम करते चले जाए, कोई ना कोई दूर बैठा आपका डायरेक्टर जनरल, आपका चेयरमैन, आपका मेंबर साइंस, मेंबर टेक या दूसरे इदारों के लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जिक्र आता रहता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जर्नलाइज एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ, और मेरे साथ भी यही होता रहा है कि हर बंदा ये देखता रहा है कि ये बंदा काम करने वाला है, काम कर रहा है, और इससे और काम क्यों ना लिया जाए। और यकीन जाने, मैंने कभी नहीं सोचा कि अगली पोजीशन मुझे मिलनी है कि नहीं मिलनी है। वो तो अल्लाह की जात है देने वाली, और उनको दिखा रही है अल्लाह की जात कि यार ये बंदा काम कर रहा है। बाकी भी तो 20-22 साथ हैं, उनको जब वो मेजर करते हैं, टेंजिबल देखते हैं, क्वांटिफाइबल देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो फिर वो खुद ही असेस कर रहे होते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं पड़ी कि ये मैंने अचीव किया है या नहीं किया है। वो देख रहे हैं, अल्लाह उनके हाथ से खुद ब खुद टिक लगवाता है। और आप यकीन जाने, जब एक महकमा मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ ना, सीनियर जो है, आई मीन के जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, वो दूसरी जगह पे कहते हैं कि इसको वहां पे फिट इन करके उसको मोबाइल कर लिया जाए उस अदारे को भी। तो ऐसा मेरे साथ एक नहीं कई दफा हुआ। मैं इस्लामाबाद में काम कर रहा था, वहां से उठा के मुझे पीसीएस से यार लाहौर लेके आए,
अच्छा खालिद साहब, अभी आपने ये कहा कि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इसमें मेरिट की बहुत वायलेशन है, और आपको क्या लगता है कि इस निजाम से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है और कितना भी मजीद होने जा रहा है? क्योंकि आपने कहा 22 लोग आपके साथ होते थे, 20-22, तो माजरत के साथ 20-22 में एक आदमी जांफिशानी से काम करता था, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर उन 20 में से 10 एवरेज होंगे तो 10 वो होंगे जो मुल्क के खजाने पे बोझ भी होंगे। तो इस चीज को हम कैसे मिनिमाइज करें या खत्म कर पाए? हर बंदे को जिसने डिग्री हासिल की है, डिग्री वो जो जिसको डिग्री कहते हैं, वो नहीं, वो डिग्री आखिर डिग्री होती है। आपको याद आ गया होगा वजीर आला हमारे बलोचिस्तान के, डिग्री तो डिग्री होती है, उस जी। तरह की डिग्री नहीं। मैं सिंपल डिग्री की बात कर रहा हूँ। जो वहां तक पहुंचते हैं, जिनकी सिलेक्शन होती है किसी तरह भी है, वो काम करना चाहते हैं। ऊपर वाला जो ग्रुप का लीडर आता है ना जी, काम उसकी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम को इंडक्ट किया गया है रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे, साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे। आप आते ही अगर ब्रिलियंट हैं तो आउट ऑफ द वे जाके आप तंग करके अपने सीनियर्स को कोई ना कोई काम करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैं काम करता चला जा रहा था, अभी बेतहाशा लोग होता है, वो फेस करते हैं बहादुरी के साथ, वो कंटिन्यू करते हैं, अपनी जेब से भी पैसा लगाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने भी लगाए, शायद लगाए, बहुत सारे लगाए शादी से पहले। और वो काम की जो होती है ना, एक कहते हैं कि लगन होती है कि अचीव करना है आपने, नहीं ये रिसोर्सेज कोई बात नहीं, कि काम करवाना आपके ग्रुप लीडर का काम है। अगर वो ना अहल है तो आपकी पूरी टीम, जितने भी 8 10 12 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो बेचारे फारग बैठे हैं। अदरवाइज वो सैलरी ले रहे हैं, रोजाना आते भी हैं। आपने बिजी करना है ना, आपने उनके लिए प्रोजेक्ट अरेंज करने हैं, आपने इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करने हैं। अगर उधर विल नहीं है दोनों की, वो सिर्फ वो तनख्वाह लेने के लिए, नंबर टांगने के लिए आते हैं, जो कि आपके सवाल के अंदर ही उसका जवाब है, तो फिर उस सूरत में पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। कि हमारे इस मुल्क में एक ऐसी बुकिश टाइप की रिसर्च है जिसका इस इस मुल्क के अवाम को कभी कोई फायदा नहीं हुआ, क्रॉस बेनिफिट नहीं मिला। क्यों? कि पेपर वर्क है। आप पेपर पब्लिश करो, आपको नंबर मिलेंगे, आपको बोनस मिलेंगे, आपको HEC से रिवार्ड मिलेंगे, 2.5 लाख रुपया मिलेगा। बीवी जो है एक अदारे में है, रिसर्च के अदारे में, मियाँ जो है वो यूनिवर्सिटी में है, वो उधर पेपर लिखती है या लिखता है तो इधर इसका नाम डल जाता है, 2.5 लाख उसको मिल गया, 2.5 लाख उसको मिल गया। ये बंदर बांट होती चली आ रही है। और इसके सबसे बड़े जो एक्सपर्ट हैं हमारे पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, शायद वो जिम्मेदार हैं। आई टेल यू, अप्लाइड साइंसेस की तरफ इस मुल्क को जानबूझ के नहीं लाया गया। पता नहीं एजेंडा है, पता नहीं ना इल्मी है। ये जितने भी सो कॉल्ड हमारे साइंसदान बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे हैं, अपने ही एजेंडा है या उनकी सोच लिमिटेड है? कई दफा बोला गया, जो भी बोलता है उसको निकाल के बाहर फेंकते रहे। ये निकाल देते हैं कि आप क्यों अप्लाइड साइड पे आते हैं। अप्लाइड का मतलब समझ नहीं है। आपने रिसर्च की, और उस रिसर्च में, चाहे वो फिजिक्स में है, इंजीनियरिंग में है, केमिस्ट्री में है, एक प्रोडक्ट, एक प्रोसेस डेवलप हुआ, एक पेटेंट हुआ, वो इंडस्ट्री के काम आया, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गई, अवाम को चीपर प्रोडक्ट मिल गई। जैसे चाइना में हुआ, ताइवान में हुआ, जापान में अर्ली स्टेज पे, अब भी हो रहा है, इंडिया में, दूसरे कंट्रीज में, हर जगह पे ऐसा ही होता है। ये वाहिद कंट्री है जहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं रिसर्च करें। आज गवर्नमेंट तब्दील हुई है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि गवर्नमेंट को इतनी मुश्किलात हैं कि उस सिस्टम में मुदाखलत खुद गवर्नमेंट भी कामयाबी से नहीं कर पा रही। लेकिन क्या आप कोई मशवरा देना चाहेंगे, कुछ ऐसा हो कि हमारे जो बच्चे अप्लाइड साइंसेज की तरफ आए? कोई आपके पास हल, कोई सजेशन? हाँ, ये रिक्वायरमेंट है और ये अब की नहीं है, ये 80 से रिक्वायरमेंट जो है ना, हम लोगों ने कोशिश की इसको उठाएं। ये बात काफी फोरम्स के ऊपर डिस्कस की, यहाँ तक कि जिनका मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर MM कुरैशी 1983 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी को रिव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट मुझे भी कहा कि इसको जरा देखो, करेक्शन करनी है, कहीं पे कोई चीज आपको अजीब सी लगे तो मुझसे डिस्कस भी करना। ये कहीं जाने उसमें मैंने चुप करके ये डाल दिया कि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को साइंस की छोटी छोटी जो है ना चीजों के मतलब बताना शुरू करें। और
जो सेकेंडरी स्कूल के हैं, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, उनको एक टेंजिबल बड़े बड़े प्रोजेक्ट की तरफ उनको लाएं, जैसे वेस्ट में होता है, जैसे जापान वाले कर रहे हैं, ताकि हमारा एक कल्चर डेवलप हो जाए, S&T का कल्चर कॉलेजेस में बेहतर कर दें एक्सपेरिमेंटेशन को। वही जो 47 से दकियानुसी से वो एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं, वही आज तक चलते आ रहे हैं। वो थोड़े 20% चेंज आई है, वो तो 120% चेंज आनी चाहिए ना। आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थे। और उस और वो जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीजें मैंने चुप करके डाली, तो बाद में वो उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये तो समझ नहीं आ रही है, किसने डाला है, लेकिन ये बड़े अच्छे पॉइंट है। तो मैंने कहा जी ये मैंने किया। फिर इसका रिव्यू दोबारा हुआ। नोरेश शकूर नाम के हमारे मिनिस्टर साहब थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग कंडक्ट की, रिव्यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, लाहौर चैम्बर में। वहां पे मैंने पेपर अपना पूरा प्रेजेंट किया कि कैसे टर्की ने, कैसे मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, इस्लामिक कंट्री के अलावा दूसरे कंट्रीज ने भी ये फाउंडेशंस कैसे रखी हैं S&T की, वो चीजें हम क्यों नहीं कर सके हैं। वो सारा मैंने कवर किया स्टेप बाय स्टेप। और फिर प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन इस तरह करें कि आजकल की जो की टेक्नोलॉजीज हैं उनको फोकस करें, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो आजकल की हैं उनको फोकस करें, और जो साइंस का सही मायना है उसको अप्लाइड साइंस की तरफ लेके आए। ये जितना भी बोगस वर्क हो रहा है, पेपर पब्लिश यहाँ पे हो रहे हैं, और पब्लिश कहाँ हो रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में। फायदा वो लोग ले रहे हैं, पैसा हमारा लग रहा है। मैं फिर से एक दफा बात करूंगा कि ये कौन से मुल्क की पॉलिसी हो सकती है कि आप HEC या दूसरे फोरम पे आके ये टीवी पे कह दें कि हमारे जो PhD करने जा रहे हैं इनमें से 5% भी लोग वापस आ जाते हैं तो हमारे मुल्क के लिए बहुत है। ये अगेन एक क्वेश्चन बनता है कि यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन 95 स्टूडेंट्स जस्ट फॉर द अदर कंट्रीज, कि वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, हमें 5% भी आ जाए तो हमारा काम चल जाता है। ये हमारे अगेन वो जो बहुत बड़े अलामा हैं, हमारे बहुत बड़े लर्नड किस्म के हैं, हर हुकूमत के साथ उन्हीं का छाप है और उन्हीं की तलकीन है कि आप रिसर्च पेपर लिखें, अप्लाइड साइड पे जाने का नाम नहीं है। आज ये लोग अप्लाइड की तरफ जा रहे होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सही तरीके से काम किया होता, हम लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो आज ये जो वैक्सीन कल परसों प्यूटन ने अनाउंस की है कि रशिया उसमें, और चाइना में भी आ गई है, और PCSI आ रहे हैं और दूसरे इदारे हैं, वहां पे भी तो काम हो सकता था, इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकता था, लेकिन अप्लाइड साइड में कभी और ही नहीं किया। इक्विपमेंट बन सकते थे, अब जो बनाए हैं कि नहीं बनाए, बनाए हैं, हमने बनाए हैं, पाकिस्तानियों ने वेंटिलेटर्स और इतना कुछ बनाया है ना जी। तो ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड साइंसेस है, इसकी तरफ जानबूझ के हमें नहीं लाने दिया गया। और जो हमने किया है थोड़ा बहुत, वो हमने अपने एफर्ट्स पे रॉन्ग वे जाके ट्रैफिक के सिग्नल काटते हुए हमने काम किया, और हमें पता है कितनी हर्डल्स हमने उठाई हैं। आप यकीन जानिए कि काम आप करें और ठप्पा दूसरा लगाने की कोशिश में होता है, और ये हुआ। और ये बड़े तकलीफ से सच है, पावर गेम इतनी है कि आप बिल्कुल बेख्तियार होते हैं। बहुत कुछ आप अपने इदारों में अपनी आंखों के नीचे बहुत गलत होते देखते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी ऐसी होती है कि आप अपने वो फेयर मीन्स, वो जो ब्रेड एंड बटर के मसाइल, आपके अपने बच्चे फैमिलीज हैं, आप उनकी वजह से कई स्टेप्स नहीं ले पाते, और आपको अपनी लिमिट्स में रहते हुए ही अच्छे काम कुछ करने। थोड़ी सी हल्की फुल्की बातों की तरफ भी आ जाएं। आपकी जो है साइंस से मोहब्बत के अलावा लाइफ का और क्या मकसद है? वालदा अभी है, आते हैं, उनको टाइम पे जाके मिलना। उसके बाद मिसिज है मेरी कजन है, फर्स्ट कजन है, मैंने बताया। हमारा एक बेटा भी है और वो जीकेन है, और मेरा और उनका आपस में गिला है कि आपने जब मेरी कन्वोकेशन की GIK में डिग्री अवार्ड होनी थी तो आके अटेंड नहीं की थी, तो उसकी मामा गई थी। अब फैमिली का ज्यादा टाइम जो है ना, मैंने कट करके तो अपने एक्टिविटी, साइंटिफिक और जो भी गवर्नमेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी तरफ डाइवर्ट किया। वाइफ ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया, पेपर पढ़ के आता था हमें,
तो मेरा हाल है 5-6 इंटरनेशनल ट्रिप तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी से जो घर के तनख्वाह में से बचाती थी उसमें मुझे करवाई। और ये मेरा ख्याल है शायद ही कोई खुशकिस्मत होगा जिसकी बीवी इस कदर सोचती है कि ये डेडिकेटेड है इस काम के साथ। और ये तो मनना ही नहीं आता, तो चलो उन्होंने इसको हेल्प आउट एक, करते हैं। आपने बताया ना कि शादी से पहले मैं बहुत खर्च कर लिया करता था, तो मुझे लगता है कि बाद में उन्होंने सारे खर्चे हाँ रोक के सेविंग्स कर ली, तो ये क्रेडिट सुमेरा हो हाँ जी, जाता है। ये ऐसे ही हुआ। और वो देखे ना, वो सेविंग आप ही बिल्कुल के सुमेरा काम हो आई। जाता है जी। आपकी कजन है, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? हाँ, आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये तो बहुत ही मतलब फैमिली में थे ना, आपस में कजन थे, तो अरेंज भी कह सकते हैं और दूसरी तरह भी कह सकते हैं। तो इसमें रिस्पेक्ट भी थी और चाहत भी थी, सारा कुछ इसमें शामिल था। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ऑफिस टाइम टाइम पे जाना, टाइम पे आना, बल्कि टाइम पे ना आना, इसका भी उन्होंने कभी गिला नहीं किया था। तो अब बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, साथ ही होते हैं हर वक्त। मैंने नहीं अभी तक किसी ऐसे साइंटिस्ट से या ऑफिसर से बात की जो ये क्लेम करे कि मैंने 4-5 पोजीशनें जो हेड की हैं ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स मुझे बता दें और मैं ना करूं तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं है कि खालिद इस्लाम पीछे रह जाए। पकड़ पकड़ के ला के सेक्रेटरी थक जाता था, ऑर्डर निकालते निकालते, जो फैसिलिटेट हो सकता था मैंने किया। और आज तक लोग याद करते हैं कि इतने धड़ल्ले से ग्रे एरिया में मैंने प्ले किया है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोगों को, कैन यू इमेजिन कि एक दिन में आप 22-20 स्केल तक के लोगों को एक दिन में प्रमोट कर दें। 156 लोगों को लेटर इश्यू हो जाए कि आप प्रमोट हो गए। मेरी भी कहीं प्रमोशन हो जाती है 21 दिन के अंदर। बेनिफिट अच्छा, कई जब लोगों मैं को इनके मिला दौरान ना, अभी आपने जिक्र किया, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ ना कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैंने कल कौन सी पोजीशन मुझे मिलनी है या मैंने मांगी हो। ये अल्लाह ताला खुद ही दे रहे होते हैं। समर मंथ मुबारक। तो एक दिन में जब मैं चेयरमैन था तो मुझे एक फोन आया डॉक्टर साहब का, कहने लगे आप मेरे पास आते हैं, मैं आ जाऊं? मैं कहा जी मैं आता हूँ, आप बड़े हैं हमारे। तो उस वक्त वो चेयर कर रहे थे प्लानिंग डिवीजन में एस&टी के जितने भी साइंटिफिक और टेक्निकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट थे यूनिवर्सिटियों के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हेड करते थे, रिकमेंड करते थे ये प्रोजेक्ट इस काबिल है अपनी टीम के साथ मिलकर ऑफ कोर्स कि इसको फंड किया जाए गवर्नमेंट पाकिस्तान से। एक्निक तक के वो फंडिंग पावर रखते थे। उन्होंने मुझे कॉल किया अपने ऑफिस में, मैं गया, किताब निकाल के कहते हैं कि कभी आपने कोयले के बारे में देखा है, सुना है? मैं कहा जी, कैसा होता है? मैं कहा जी आप किस कोयले की बात कर रहे हैं, थर का कोयला या जो रॉक होती है? कहते हैं नहीं, थर का कोयला। मैं कहा ये 47% तक जो है ना मॉइस्चर है। कहते हैं क्या मतलब? मैं कहा जी मतलब ये कि इसमें थोड़ा सा और पानी डालें और आप लिखाई कर सकते हैं। ये पहले बंदा है जिन्हें मैंने दस्या है, बाकी आज तक मैंने किसी ने नहीं दस्या कि पानी से शामिल होता है, और मैंने पता है कि 47% है। मेरा एक प्रॉब्लम है, ऐसे मिल के हल करना है। मैं कहा शेयर करो तो इंशाल्लाह ताला देखने इस काबिल हुए थे। आई कम अगेन टू उर्दू। मुझे कहने लगे ये थर का जो कोयला है ना, ये अंडरग्राउंड 600 फुट के ऊपर है मैक्सिमम, तो इसको मैं वहीं पे बर्न कर गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और हमने बर्न करना। तो मैं क्या मसला क्या है? कहते हैं मसला ही मसला है कि इसको बर्न कैसे करना है। मैं क्या आपके पास माशाल्लाह काफी लोग हैं वहाँ पे, नेस्कॉम में काफी बड़ी टीम है। कहते हैं नहीं अब तो वहाँ पे नहीं हूँ, अब तो आप लोग हैं ना मेरे साथ। मैं क्या ठीक है जी, मेरे पास फ्यूल रैक है, फ्यूल रिसर्च सेंटर कराची में PCSAR के अंडर एक अदारा है, तो मैं वहाँ पे एक्टिविटी करा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हिंट तो कराए ना, कभी किसी कंट्री को कामयाबी मिली है कि इंडिया काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, रशिया कामयाब हो चुका है, कनाडा कामयाब हो चुका है। मेरे कोई डॉक्यूमेंट, रिसर्च डॉक्यूमेंट उन्होंने सामने पेज रखा, 2 पेज ओवर ए कप ऑफ टी, हम आपस में बात कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे हो गया, ये तो हो गया, कैसे हो गया? मैं कहा जी मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने वो उनको ना लेआउट बना के ना दिया। कहते हैं नहीं मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैं कि नहीं मुतमिन तो अभी मैं इसको एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहीं 6 माह? मैं कहा 6 माह बहुत दूर है सर, 6 हफ्ते भी बहुत ज्यादा मेरे लिए काम मैं कर दूंगा आपको, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। वो बड़े सरप्राइज हुए, कहने ये पैसे? मैं कहा पैसे मेरे पास हैं, रिसर्च के काफी पैसे। एनीवे मैंने कराची में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया, लाखड़ा से वो मैंने ड्रमों में कोयला मंगाया और अपने दिया था 20 स्केल में सिंध के एक
साइंटिस्ट थे, उनको मैंने प्रमोट किया और उनको मैंने कहा कि आप इधर आए, इस्लामाबाद, समझाया ये करना है, जब ये आप कर लेंगे, इस तरीके से ऑपरेट करना है, इंस्ट्रक्शन चाहिए मुझसे लेते जाना। चौथे पांचवें दिन जब वो सारा कर चुके तो मैंने कहा जी अब आप जो है ना स्विच ऑन करें, स्विच ऑन करके ना जिस वक्त दूसरी पाइप से धुआं निकले तो मुझे आपने फोन करना है, फॉरगेट कि क्या टाइम। तो रात के 2:30 के करीब करीब उन्होंने फोन किया, सर उधर से तो बहुत धुआं निकल रहा है। मैं क्या बस उसको निकलने दे, मैं सुबह आपके पास फर्स्ट फ्लाइट से आऊंगा। मैं और मेरे मेंबर टेक गए और हम वहां पे पहुंचे। उसको 12-14 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये सारा काम किया हुआ था। तो मैंने कहा आप ऐसे करें, ये मीथेन गैस निकल रही है ना, इसको आग लगानी है। तो एक बीच में से पीएचडी करके आई थी खातून, वो कहनी है सर ये तो बहुत जोर से धमाका हो जाएगा। मैं क्या धमाका नहीं होगा, ये घरों में जो स्टोव चलता है उस तरह ये फ्लेम चलना चाहिए। अच्छा ऐसे थे, उसके ऊपर एडमिशन किया तो वो 16 इंच के करीब करीब ना वो शोला जो है ना ब्लू रंग का फ्लेम जलना शुरू हो गया। अब मैंने कहा जी इसको वीडियो बनाओ। अब इसके गैस के सैंपल एसजीएस कंपनी, अपने पीसीएसआर से नहीं, एसजीएस थर्ड पार्टी एक सर्टिफिकेशन की कंपनी है, उससे इसके टेस्ट सैंपल करा के ये पूरी वीडियो कंप्लीट करके मुझे भेजो। मैं आ गया, 3-4 दिन बाद वीडियो आ गई। मैं डॉक्टर साहब के पास हाजिर हुआ। मैं क्या डॉक्टर साहब, कहने के नहीं ना होया। मैं क्या जी हो गया। अच्छा दिखाओ। मैं वो वीडियो ला के ना दिखा, वो अपने कंप्यूटर में डाला तो वो शोला देगा कितों ले आए। मैं क्या सर जान दो बस करो। हर वो 15 मिनट की वीडियो उन्होंने खड़े होके देखी और इस तरह एक्सप्रेस किया जैसे कोई, बस मैं अल्फाज ना उनके पास थे बयान करने के ना मेरे पास थे सुनने के। ही वाज सो हैप्पी, सो कहते हैं पता है मैं इसके ऊपर कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंफाइन किया हुआ था और मैं सोच रहा था कि कैसे होगा। दैट वाज वन सिंगल पॉइंट कि कैसे हमने टेकअप किया साइंस में। खासतौर पे मैंने एक आइडिया मिलना चाहिए, विजन होना चाहिए, अल्लाह ताला आपको मदद कर देता है। आप सोचे तो सही, करे तो सही कुछ। एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ा शोर शराबा पड़ा था, पानी से गाड़ी चल गई मेरे। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में इंजीनियरिंग क्वालिटी मैनेजर था, जनरल मैनेजर क्वालिटी फॉर इंडस्ट्रीज। मुझे स्पेशली डेपुटेशन पे लिया गया था। अजीब सी उसकी एक्टिविटी थी। वो चीज कोई जैसे पानी का फिल्टर होता है उल्टा, वो निकालता था और एक साइड पे जाके ना उसको कुछ करता था और फिर लाके फिट करता था। मैंने फौरी तौर पे समर मुबारक साहब को फोन लगाया। मैं कहा डॉक्टर साहब कल जा रहे हो ना मीटिंग पे, एस्टिलीन गैस बना रहे हैं और वो गैस वेल्डिंग कार्बाइड इस्तेमाल होता है ना, ढेलियां होती है, वो तोड़ के ना उसके चैम्बर में डालता है और ऊपर से वो पानी का फुहारा मारता है। तो एस्टिलीन गैस जब निकलती है ना कार्बोरेटर में ना, उसको बंद करके तो गाड़ी चला रहा है। कहा ये कि हम लोग मिसकंसेप्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो पानी में मौजूद है उसके साथ चल रही है। उसकी बात का वजन अपनी जगह पे ठीक है, जब वो पानी उसके ऊपर डालते हैं तो एस्टिलीन गैस निकलती है तो वो बर्न हो रही है। कहते मेरे ज़हन में, मैं कि जाओ। कल वो जब गए ना जी, तो उन्होंने जाते ही उसको बुलाया, इधर आओ, उसका नाम लेके। कहते मैंने बुलाया। वो मैं क्या तू एस्टिलीन गैस बना रहे हैं, कार्बाइड इस्तेमाल कर रहे हो? वो कहते साथ ही फ्लैट हो गए, नहीं साईं ये है वो है। कहते इधर आ। वो पकड़ा गया। तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया मिला कि वो इस तरीके से कर रहा है। नो, ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका विजन है कि वो क्या चीज डालता है कि जिसमें पानी डालता है और गैस बन रही है। ये मैंने एसेस कर लिया कि जितने भी फर्स्ट थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते हैं ना जी, जिनको आमतौर पर सिलेक्ट कर लिया जाता है साइंस में, मेरा ख्याल है अगर मिड कैरियर्स को पकड़े आप, एक दो सेकंड आ जाए, 2 फर्स्ट डिविजन आ जाए, मास्टर डिग्री फर्स्ट में कर लें, चले, वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मेरा अपना डाटा है जो मैंने कलेक्ट किया है। तो मिड कैरियर्स वाले जो लोग हैं वो रिसर्च करते हैं। ये मेरा अपना विजन है और मेरा अपना डाटा है। जो थ्रू आउट है ना कैरियर, वो नंबर के चक्रों में कंसेप्ट नहीं बनाते रहे, अपना नंबर बनाते। और वो जो सिर्फ नंबर बनाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रॉपर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। इंप्लीमेंटेशन फिर होती है ना उनकी रिसोर्सेज आ जाए। अब रिसोर्स किसने बनाना है? पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का एक प्रोगेटिव है। मिनिस्ट्री ने अपनी पॉलिसी बनानी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे, कैसे हम रिसोर्सेज को जनरेट करेंगे, रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कैसे करना, यहाँ पे नहीं छोड़ना। इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स लेनी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में होती है।
ये काम होते हैं नेशनल इंटरेस्ट में। आपको टीमें पैदा करनी है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को डेवलप करना है, ट्रांसपोर्टेशन में आपने डेवलपमेंट करनी है। आप हर चीज को फॉरेन पे डिपेंड करते जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को खत्म करते जा रहे हैं। इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उनको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, उनको अपने सिस्टम को, प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, वो है हमारा काम साइंसदानों का, इंजीनियर्स का। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभी कोरोना को लेकर आपसे जब बात हुई तो अंदाजा हुआ कि बहुत सारे ऐसे हैंड सैनिटाइजर या इस तरह की चीजें हैं कि जहां पर हम अपने लिए फायदे के बजाय नुकसान कर लेंगे, तो प्लीज उसके बारे में जरूर बताइए। आप क्लीनिंग करने के बाद डिसइंफेक्ट करें अपने सर्फेसिस को, अपनी चीजों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्टिव भी है कि नहीं, वो इफेक्टिव भी है कि नहीं। तो ये अवेयरनेस बिल्कुल किसी ने नहीं दी इस पूरी नेशन में। मार्केट में जो भी आ गया, जो जिसको सस्ता मिला वो उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्तेमाल करने का तरीका तक भी नहीं बताया गया कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 2 पे क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के बारे में जानने के बाद, प्रॉपर जो डिसइंफेक्ट करने के मटेरियल हैं, मार्केट में हाइड्रोजन परऑक्साइड, मार्केट में अमोनियम के कंपाउंड मिल रहे हैं, और क्लोरीन मिला पानी है, और ब्लीच का जो पानी के साथ मिक्सचर है, इसके अलावा क्लोरीन डाइऑक्साइड है। देखा जाए तो सारे इफेक्टिव नहीं है इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करने के लिए। से हम टारगेट करते हैं 99.99% डिसइंफेक्ट करना। तो जो मार्केट में अवेलेबल मकदार है, फॉर एग्जाम्पल H2 से जो आता है उसमें भी पानी डाल के 2% या 1% पे भी डाइल्यूट करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे बेहतर है ना ही किया जाए। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और आपको दिल की तसल्ली है। प्रॉपर करने तो इसका जो सही है 3 to 6% है, लेकिन याद रहे हाइड्रोजन परऑक्साइड एक हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है या केमिकल है। 6% से ऊपर जाने पे इसको आग लग जाती है। ये वो मटेरियल है जो रॉकेट्स में, मिसाइल्स में डाल के फायर किया जाता है, और इसी की एनर्जी से ये सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं। ये हाईली हैजर्डस और डेंजरस मटेरियल है। फिर HTH जिसको हम ब्लीच कहते हैं, ये भी आपको कम से कम 1% से लेके 2% का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाके ये कोई 99% तक डिसइंफेक्ट करेगा। बाकी अमोनिया है, अमोनिया मिला पानी, वो 20% से ऊपर डिसइंफेक्ट नहीं करता। और सबसे जो क्वालिटी में बेस्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट नजर आती है वो बीच हेड नाम की एक कंपनी है अमेरिका की। वो क्लोरीन डाइऑक्साइड की टैबलेट्स बनाती है। दिस इज नॉट क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन डाइऑक्साइड, कोवलेंट बॉन्ड है, और ऑक्सीडाइज कर देता है जितने भी जर्म्स हैं, वायरसेस हैं और बैक्टीरिया हैं, इनको ऑक्सीडाइज करके इनकी एनर्जी को खत्म कर देता है और ये फिनिश कर देता है। और इसके रिजल्ट है 99.999% तक एक्यूरेट। और सबसे चीपेस्ट है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी मलेशिया की, उन्होंने पेटेंट कराया, नैनो पार्टिकल बेस्ड है, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड का पाउडर है। और पाकिस्तान में इसकी कीमत जो बल्क में दस्तयाब है वो तकरीबन 18-20 रुपए पर लीटर है, जबकि दूसरे जो हैं कोई 90 लीटर से लेके 120 लीटर है। तो ये भी मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेजेस जब खुलेंगे तो सिलेक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इज ए रियली रिक्वायरमेंट, कि आपने वाकई डिसइंफेक्ट करना है तो सही प्रॉपर चीज, चाहे वो क्लोरीन की गोलियां मंगा लें या फिर इनकी जो क्वांटिटी है H2O2 की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की, वो मकदार सही होनी चाहिए। या ब्लीच की मकदार, ब्लीच को जब इस्तेमाल करना है तो बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, हाथों में ग्लव्स लेने हैं, आंखों को इरिटेट करता है, इन चीजों को जरा आपने देखना है। और ये भी लाजमी नहीं है कि आपने हर रोज डिसइंफेक्ट करना है अपने घरों को या स्कूलों को, वीकली काफी है। हाँ, मिस्ट के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर मी माई एक्सपीरियंस इज एक क्लोरीन डाइऑक्साइड जो एक इनर्ट है, बहुत इनर्ट और प्योर केमिकल है, जो 99.999% तक क्लेम है कि
PCSAR जैसी लैब ने इनको वेरीफाई किया है, टेस्ट किया है और रिपोर्ट्स भी दस्तयाब हैं इस टाइप के केमिकल की। बाकी को भी अगर इस्तेमाल करना है तो इस तरह की कम से कम PCSAR की या किसी और अथेंटिक लैब की रिपोर्ट जरूर स्कूलों, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज को ले लेनी चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, स्टूडेंट के साथ प्यार है तो वो केमिकल को भी सही सिलेक्ट करना है। माहौल को कैसे बेहतर किया जाए? फैक्ट्रीज के लिए, घरों के लिए और यूनिवर्सिटी, स्कूलों और कॉलेजों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप सोलराइजेशन कर लें। सोलर पे आप अपना जो बिजली को कन्वर्ट करेंगे तो डे टाइम में जिस वक्त सूरज है उस दौरान आमतौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डे टाइम का तमाम पीरियड कवर हो जाता है, फ्री बिजली आपकी जनरेट हो रही है। और उसके बाद जब छुट्टी हो जाती है 2-3 घंटे वो, और छुट्टियां जो वीकेंड पे आती हैं 2 दिन वो, ये सारी जितनी भी बिजली जनरेट होती है सोलर की, आपकी रिवर्स मीटरिंग अगर आप कर लें, नेट मीटरिंग कर लें, ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, तो आप नेट मीटरिंग के जरिए एक्सेस जो बिजली, एब्सेंट स्टूडेंट की क्लासें नहीं है तो जो एक्सेस बिजली है वो आपकी नेट मीटरिंग के जरिए एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर लाहौर में है तो लेस्को को एक्सपोर्ट हो जाएगी। जितने यूनिट आपके एक्सपोर्ट हुए हैं उतने ही यूनिट जो है ना अगले दिनों में जब आपका स्कूल खुला है तो उस दौरान अगर कोई बादल आ गया है या किसी वजह से ज्यादा जरूरत पड़ गई है बिजली की तो वो कंपनसेट होते रहते हैं। और आपको जरूर ये अच्छा लगेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है बिजली में, जो बिल आपने देने हैं वो 3-3.5 साल में जो आपने बिल देने हैं विद टैक्सेस, वो जितना सिस्टम आपने लगाया है अपने सोलर का अपने इस्तेमाल के लिए, चाहे घरों में चाहे फैक्ट्रियों में, वो 3-3.5 साल में आपको पे बैक हो जाता है। और 22 साल तक आप जो है फ्री बिजली जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। बाकी रह गया गाड़ियों का, गाड़ियों में मैं कम से कम अप्रिशिएट करूंगा इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को, जो इन्होंने ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कंसेप्ट दिया है, उसकी इजाजत दी है। ईवी पे आ जाएंगी गाड़ियां, थोड़ी शुरू में महंगी होंगी, लेकिन ये कि एक तो रोजगार बनेगा, दूसरा ये कि बैटरीज के ऊपर काम होगा, अगर करेंगे तो रिसर्च भी होगी। और बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो सोलर के साथ भी चार्ज हो जाएंगी। और फिर बायोगैस है हमारा, बायोगैस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। जितनी सोसाइटीज बन रही हैं, गवर्नमेंट को क्या जाता है एक सर्कुलर निकालने, एक सर्कुलर निकालने के आपका जितना भी गार्बेज है, बजाय आप वो बन के साथ लाहौर का सारा जैसे कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको वहां पे इकट्ठा करने का, हर सोसाइटी अपना एक बायोगैस प्लांट बनाए, कोजेन लगाए और बिजली जनरेट करे, अपने घरों में तकसीम करे, या बायोगैस बनाए अपने घरों को तकसीम करे, अपना ही गार्बेज उसको कन्वर्ट करें। इस तरह के पोल्यूशन कम होगी। और जितनी पुरानी गाड़ियां हैं उनको तो कम से कम बंद करें। हम चूंकि बरतानिया का ही सिस्टम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अपने व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें दें ताकि हम उसको मिलता जुलता यहाँ पे फॉलो करें। तो वो उन्होंने हमें ऑफिशियली दिया था इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को, और उसके अगेंस्ट हमने व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन स्कीम पूरी बनाई थी, जिसमें मोटरवे पुलिस और मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन और प्रोविंशियल चैप्टर्स थे और EPA था, इसी तरह NRCON था, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड था। अनफॉर्चुनेट है अच्छी चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और इस गवर्नमेंट को अभी तक पता ही नहीं। अगर इसको पता चल जाए हमारी गवर्नमेंट को तो यकीन जाने हर मोटरवे के और हाईवेज के ऊपर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन गैरेजेस बन जाए और हर गैरेज में 20 से 25 लोग एम्प्लॉई हो जाए। थाउजेंड्स ऑफ गैरेजेस की जरूरत है इस पूरे मुल्क में, ताकि गंदी गाड़ी, धुआं देने वाली ओल्ड गाड़ी, आपको याद होगा बच्चों की गाड़ी, एक बस गिरी थी कोई 8-10 साल पहले, वो यहाँ पे जो साल्ट रेंज है, सारे बच्चे फैसलाबाद से जो फिटनेस नहीं थी, वो थकी हुई अजीब सी गाड़ी थी, ना कभी उसने चेक हुआ ना किसी ने देखा। तो एक प्रॉपर सिस्टम व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन का भी मैंने जसारत करके बना के दिया हुआ है, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन के पास भी है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के पास भी। इम्प्लीमेंट तो इन्होंने करना है और ये वो जगह है जहाँ पे इनको गवर्नमेंट को एक पैसा नहीं लगाना। एक फ्लोट करें अपना आइडिया तो लोग अपने पैसे लेके अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए आ जाएंगे और गैरेज सेट हो जाएंगे। कहीं तो हम कुछ अचीव करें। ये आपके सवाल का एक जवाब ये भी बनता है। जी अच्छा खालिद साहब, मेरा दिल तो कम से कम 2 सवालात और करने का था, लेकिन मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी अपनी गुनागू मसरूफियात की वजह से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया
आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह आपको खुश रखे जी। थैंक यू वेरी मच।